देखिए, मंजिल पाने का जज़्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुकने ना पाएँ। देखिए, आज है 13 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे और साथ में अभी हाल ही में कई सारे देशों में जो है नए-नए एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देखिए अभी हाल ही में जो है एक हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो हम जानेंगे किस हाई कोर्ट में भी हाल ही में पंकज मिथिल को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। लेकिन इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, लाइक में कंजूसी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो जी खोल के लाइक कीजिए, सबका दायित्व है लाइक करना, क्योंकि मैं मेहनत जो है सभी के लिए करता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है ये कब मनाता है? तो देखिए, हर साल हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व गठिया दिवस और 2022 के विश्व गठिया दिवस की थीम है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका विश्व गठिया दिवस है ये प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मस्कुलोस्केलेटल रोगों के प्रचलित प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें आरएमडी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, गठिया के बारे में आपने सुना होगा। मैक्सिमम जो 40, 45, 50 के ऊपर के लोग होते हैं उनके पैर की गांठों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी को हम गठिया कहते हैं और इसके इलाज भी हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए पूरा इलाज इसका संभव नहीं है क्योंकि गांठें जो है जो जॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ा सा घिसाव आ जाता है। तो देखिए, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों को प्रभावित करती है और इसके लगातार लक्षण जोड़ों में दर्द, सूजन, त्वचा पर लालिमा, जकड़न और प्रभावित जोड़ों में गति का कम होना है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो न्यायमूर्ति पंकज मिथिल हैं, फोटो यहाँ पे मुस्कुराते हुए दिख रही है, इनको अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पंकज मिथिल को जो है अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में करीब 8 महीने के कार्यकाल के लिए अपॉइंट किया गया है। यानी कि लगभग 8 महीने तक राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने रहेंगे और इनका जो कार्यकाल है, देखिए 16 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा राजस्थान के चीफ जस्टिस के रूप में। तो 16 जून 2023 तक बस एक ही नाम याद रखिए कि अगर पूछा जाए राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है तो इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। ठीक है, तो पंकज मित्तल याद रखेगा। देखिए, जो आपके जस्टिस पंकज मित्तल हैं ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अब यहाँ से ये पद त्यागेंगे और राजस्थान उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आज आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं इनका क्या नाम है और राजस्थान के डिप्टी सीएम का भी नाम बताइए, राजस्थान के गवर्नर का भी नाम। देखते हैं कितने लोगों को जो है याद है, क्योंकि देखिए बार बार मैं ही रिवाइज कराता हूँ, एक आध बार आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं पता है तो देखिए कुछ बच्चे बहुत हैं जैसे ईशानी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मिस्टर इंडियन बॉय या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो भी अपना नाम लिखते हैं लोग यूट्यूब पे, तो उनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। एक उषा साहू जी हैं, उनके भी कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिटेल में वो कमेंट करती हैं। तो आप लोग कमेंट को भी पढ़ा कीजिए क्योंकि वहाँ पे और भी कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं, रिवीजन होता रहता है। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि गिनी में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो देखिए, गिनी एक छोटा सा देश है अफ्रीका का और यहाँ पे भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं अवतार सिंह। देखिए, अवतार सिंह की अगर बात करें तो ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अवतार सिंह अब जो है गिनी में भारत के राजदूत बन गए हैं। देखिए, गिनी की बात करें तो इसको जो है अंग्रेजी में गुइनिया लिखा जाता है और गिनी जो है ये आपका वेस्ट अफ्रीका में स्थित है और गिनी की कैपिटल है कॉन्क्रे और यहाँ की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। और देखिए, गिनी जो है यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 1.31 करोड़ और गिनी जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है यानी कि फ्रेंच भाषा बोली जाती है गिनी में। अगला कि हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया? देखिए, कुवैत एक छोटा सा देश जहां पर भारत के नए राजदूत आदर्श सिक्का बन गए हैं। ठीक है, तो आदर्श स्वीका जो है ये कुवैत में भारत के नए राजदूत अपॉइंट कर दिए गए हैं। देखिए, जो आपके आदर्श स्वीका हैं ये कुवैत में भारतीय राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे, जिनको जापान में भी हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया था एम्बेसडर के रूप में।
देखिए जो आपके स्वीका हैं ये वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब आदर्श स्वीका कुवैत में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, नोट कर लीजिए। देखिए कुवैत जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी यहाँ की है कुवैती दिनार। पॉपुलेशन है 42.2 लाख, केवल मतलब 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है कुवैत की। लेकिन देखिए कुवैत की मुद्रा जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। देखिए कुवैत की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। अगला कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता। देखिए जो आपके पास शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 है ये यूनिकिंग टैंक को दिया गया है। देखिए यूनिकिंग टैंक एक महिला का नाम है, फोटो यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी खुश है ये पुरस्कार जीतने के बाद। देखिए जो आपका शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 है ये यूनिकिंग टैंक को प्रदान किया जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और देखिए जो आपका ये पुरस्कार है शस्त्र पुरस्कार, ये सरमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के द्वारा स्थापित किया गया था और ये प्रति वर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यानी कि ये पुरस्कार केवल उसी को मिलेगा जो 32 साल का हो, यानी कि 32 ईयर्स का हो या फिर इससे कम एज का हो, और जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो उन्हीं को ये पुरस्कार मिलेगा। अगला है कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। और देखिए इससे पहले भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है एक अनुमान जारी किया था और उस अनुमान से ये नया वाला जो अनुमान है 6.8% का, ये जो है 0.6% कम है। देखिए ये पूर्वानुमान दूसरी तिमाही में अपेक्षा से कमजोर परिणाम और अधिक मंद बाहरी मांग को दर्शाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की। तो देखिए भारत का जो पहला कडाउर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य है ये तमिलनाडु में बनेगा। देखिए सिलेंडर लोरिस जो है ये प्यारा सा जानवर है जो कि थोड़ा थोड़ा बंदर की तरह दिखता है और गिलहरी की तरह शरीर होती है और चूहे की तरह इसकी सीन दिख रही है आपको। तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में अभयारण्य बनने जा रहा है। देखिए तमिलनाडु का जो करूर जिला है और डिंडीगुल जिला है, तो इन जिलों में भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है तमिलनाडु की सरकार ने, जो कि कुल 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। और ये अभयारण्य सिलेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा। तो इस प्यारे से जानवर जिसका नाम है सिलेंडर लोरिस, इसके संरक्षण के लिए अब हाल ही में कडाउर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य बनने जा रहा है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिले में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो आपका टेली मानस पहल है ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पहल है। देखिए भारत सरकार ने हाल ही में टेली मानस पहल नाम का एक 24/7 टेली मानस मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है और ये सेवा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है फिलहाल, और बाद में ये पूरे देश में मतलब इसको शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दुर्गम क्षेत्रों सहित पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक जो है पहुंच बढ़ाना, और इससे नेटवर्क के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ जो मानसिक रोगी हैं ये परामर्श ले सकेंगे, उनको परामर्श और ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। तो टेलीस मानस पहल जो है इसको किसने शुरू किया, केंद्र सरकार ने, और ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगला कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले के सीता बदियारा में जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए बिहार का एक जिला है जिसका नाम क्या है, सारण जिला, ठीक है। तो बिहार के सारण जिले में जो है एक प्लेस है सीता बदियारा, यहाँ पर जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री के द्वारा अनावरण किया गया। देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है जेपी या फिर लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इतिहास का ये सबसे फेवरेट प्रश्न है कि किस व्यक्ति को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, यानी कि जेपी को। देखिए जो आपके जयप्रकाश नारायण है ये एक फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। इनका जन्म जो है ये 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के
बलिया जिले के सीता बदियारा गांव में हुआ था। इसको याद रखिएगा। और इन्हें जो है 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि बिहार का जो सारण जिला है वहाँ पे एक प्लेस है सीता बदियारा, ठीक है। तो सीता बदियारा जो है गांव में बनने जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी का 14 फुट ऊंचा प्रतिमा बनने जा रहा है। उसका उद्घाटन कर दिया गया, वो बन चुका है। और एक खास बात और है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। देखिए, जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, 10वां प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किसे लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। तो देखिए, इस बार का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है इंदौर को। देखिए, इंदौर लगातार छठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। यानी कि प्रश्न वही है, उत्तर भी वही होगा, कोई बदलाव नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में, तो ये है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है। देखिए, पिछले साल छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला था। और एक खास बात, देखिए, त्रिपुरा 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। और इसके बाद फिर झारखंड है इस श्रेणी में, यानी कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले क्षेत्रों में। और फिर उत्तराखंड है। और देखिए, इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि विजयवाड़ा ने अपना जो तीसरा स्थान है ये गंवा दिया है और ये स्थान नवी मुंबई को मिल गया है। तो जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण है 2022 का, तो इसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसको चुना गया है, इंदौर को, ठीक है। और दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर आपका नवी मुंबई आ गया है, ठीक है। और नवी मुंबई ने किसको रिप्लेस किया है, नवी मुंबई ने विजयवाड़ा को रिप्लेस किया है। और देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले, याद रखिएगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 शहर आपके हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, जीवीएम, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, भोपाल, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली और अंबिकापुर। और देखिए, इस खंड के 100 शहरों की सूची में आगरा सबसे नीचे है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का गाडरवारा सबसे नीचे है। और देखिए, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का जो पंचगनी है ये पहले स्थान पर रहा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन, महाराष्ट्र का करहट रहा। और 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर रहा। और इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश है। याद रखिएगा, 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार जो आपका है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड का हरिद्वार गंगा के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके बाद फिर वाराणसी और ऋषिकेश रहे। और देखिए, सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार गंगा के किनारे बसे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर पहले स्थान पर रहा। और इसके बाद क्रमशः कन्नौज और गढ़ मुक्तेश्वर का स्थान रहा। और देखिए, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में महाराष्ट्र के देवलाली को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड चुना गया। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छावनी बोर्ड वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है और ये यूपीएससी तक में पूछा गया है। 2016 में पूछ लिया था तो लोग चौंक गए थे कि यार सबसे स्वच्छ शहर न पूछ के छावनी के बारे में पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रट डालिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में महाराष्ट्र का जो आपका देवलाली है, इसको भारत का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड चुना गया है। और देखिए, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ छोटे शहर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है, जिसकी आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच में है। याद रखिएगा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ छोटे शहर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है, जिसकी आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच में है। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, तो नोएडा 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर मध्यम शहर, यानी कि बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल मीडियम सिटी के रूप में उभरा है। और तिरुपति जो आपका है, तिरुपति ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है।
तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल गए। अगर प्रश्न मैं बनाने लगूँ तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न इसमें मैं तैयार कर सकता हूँ और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना भी ये कंटेंट मैंने दिया है बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए पावरफुल है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण को पूरे डिटेल में लिखिए, एक एक लाइन को पढ़ के जाइए एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार पढ़िए, जितना ही अभ्यास करेंगे। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करने से जो विद्या है ये बढ़ती है। तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रखर आप हो जाएंगे। आपने देखा होगा क्रिकेटर जो है इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, शतक लगाने के बाद भी फिर प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। तो जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, नाम बताइए। देखिए ये प्रश्न मान के चलिए यूपीएससी से लगा है, ग्रुप डी तक के सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, नाम बताइए। ये प्रश्न भी समझ लीजिए यूपीएससी टाइप का प्रश्न है। अब कल से मैं आपको प्रश्न बताते रहूँगा कौन किस एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस शिक्षाविद ने संयुक्त अरब अमीरात का द्वितीय शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कल का वीडियो देख के जान लीजिएगा, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगला है कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है और इससे जुड़ा जो करंट अफेयर था ये मैंने कल बताया था, तो कल का वीडियो देख के रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो देखिए स्मृति मंधना को बनाया गया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की नई ब्रांड एम्बेसडर। और मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इनके बारे में अगर डिटेल जाना है तो परसों का वीडियो देख डालिए। तीसरा प्रश्न जो आपका था कि हाल ही में किस खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो देखिए हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। और चौथा था कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो देखिए देश आपका म्यांमार यानी कि बर्मा है। और पांचवा था कि हाल ही में पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। तो देखिए इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए अभी हाल ही में अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है, नोट कर लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और देखिए जो अर्धवार्षिकांक है इसका PDF जरूर पढ़ के जाइएगा पेट के एग्जाम में, क्योंकि देखिए पेट का एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही करीब आ गया है, 15-16 को एग्ज़ाम है। और इस PDF को पढ़ के जाएंगे तो सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेट के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट PDF है, और मंथली वाला भी PDF आप डाउनलोड करके परचेज करके पढ़ डालिए। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। जय हिंद।